गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम कैश फ्लो स्टार्ट कर रहे हैं। कैश फ्लो को मैंने ब्रीफ कर दिया अपनी एक प्रीवियस वीडियो में, आप प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। आज जो मैं जा रही हूँ, मैं कैश फ्लो के फॉर्मेट को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। एक्चुअली फॉर्मेट थोड़ा लेंदी है और उसको देख के बच्चों को डर लगता है। और हाँ, थोड़ा लेंदी तो है, बीइंग अ टीचर मैं ये बात भी बोलूंगी, बट ये चीज समझने की है। अगर आप फॉर्मेट को देखें, अभी मैं जो फॉर्मेट फॉलो कर रही हूँ, जो मैं आपके सामने स्क्रीनशॉट भी शेयर करूंगी, दैट इज फ्रॉम डीके गोयल। सो इस फॉर्मेट में अगर आप देखें तो 2 पेज का फॉर्मेट आपको गिवन है, बट इस 2 पेज के फॉर्मेट में आपको वर्क काफी करना है और उसको सिर्फ अंडरस्टैंड करना है। ये फॉर्मेट लर्न करने की चीज नहीं है, ये अंडरस्टैंड करने की चीज है। तो मैं एक एक पॉइंट लूंगी और एक एक पॉइंट को लर्न कराऊंगी। आई मस्ट से कि इसको प्रॉपरली ध्यान से बैठ के समझने की जरूरत है। अगर ये समझ में आ जाता है तो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। और एक चीज माइंड में रखिए कि जब बोर्ड में ये क्वेश्चन आएगा तो जितना बड़ा फॉर्मेट गिवन है वो सारी आइटम्स नहीं आएंगी, उसमें से कुछ कुछ आइटम आएंगी। तो डरने की जरूरत नहीं है, मैं कह रही हूँ डरने की जरूरत नहीं है। अगर मेरी पूरी सीरीज को, कैश फ्लो को अगर आप देखेंगे, क्योंकि मैं आगे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस पे भी वर्क करूंगी, तो आपको आ जाएगा। बस प्रैक्टिस है। 10-15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन कंप्लीट कैश फ्लो के करने बनते हैं। अगर हम करते हैं तो हमें आ जाता है। तो अगर आप देखिए, जो मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर रही हूँ उसमें मैं पहले एक पूरा फॉर्मेट शेयर कर रही हूँ। करना क्या है, हमारा जो बिजनेस होता है, बिजनेस में 3 टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज होती हैं: ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। हमें कैश फ्लो में कहां से पैसा आ रहा है, इनफ्लो, दैट शुड बी एडेड, और कहां पैसा जा रहा है, दैट इज एन आउटफ्लो, दैट शुड बी सबट्रैक्टेड। कॉन्सेप्ट ये है, इस तरीके से नोट करना है। लेकिन ये इतना इजी नहीं है, इनफ्लो और आउटफ्लो कर लिया और हमारा हो गया। अब जब हम 11th में जाते हैं तो 11th में अगर आपको याद हो, या हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं या हम ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, तो उस केस में हम बिजनेस में ये नहीं देखते कि वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग है, इन्वेस्टिंग है। बस हम इनफ्लो और आउटफ्लो देखते हैं, डेबिट और क्रेडिट देखते हैं और अकाउंट और स्टेटमेंट बना देते हैं। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाई तो एक्सपेंसेस लिए, टोटल एक्सपेंसेस लिए, टोटल इनकम्स लिए और अपना प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया। लेकिन कैश फ्लो बनाने का फॉर्मेट टोटली डिफरेंट है। उसमें हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें सेग्रीगेशन करना है अपने बिजनेस की एक्टिविटीज का, एज पर द ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी, जिसको समझना जरूरी है। ठीक है, ये सेग्रीगेशन करके आइटम्स उन्हीं नेचर के हिसाब से रिकॉर्ड होनी है। कैश फ्लो का अगर आप फॉर्मेट देखिए, जो मैंने साइड पे शेयर किया आपके साथ, सबसे पहले हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आता है, जिसको हमें समझना है। उसके बाद आता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और उसके बाद आता है आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फिर तीनों का हम करते हैं सम। ये हमें करना है। सम करने के बाद भी एक और स्टेप है जिसको मैं डिस्कस करूंगी जब मैं फॉर्मेट एक्सप्लेन करूंगी। तो सबसे पहली चीज जो है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जो हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट दिया हुआ है, दैट इज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब ये आपके सामने डायरेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं होगी, इसके लिए भी आपको एक कैलकुलेशन करनी होगी और उस कैलकुलेशन के लिए एक छोटा सा फॉर्मेट है। देखिए जी, हम अगर 11th में जाएं और हम अपने ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएं, कुछ आइटम्स को मैं डिस्कस करना चाह रही हूँ। नेचर डिस्कस करते हैं, क्योंकि डिस्कस करूंगी, सुनोगे, समझोगे तभी कर पाओगे। कैश फ्लो तो नहीं कर पाओगे इसे। ठीक है, ये एक थ्योरेटिकल वीडियो है और आपको लगेगा बोरिंग सी है, बट समझना बहुत जरूरी है। डेप्रिसिएशन एक एलिमेंट होता है। डेप्रिसिएशन के नाम से हम अपने प्रॉफिट में से कुछ पैसा सेट असाइड करके डेप्रिसिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। और डेप्रिसिएशन हम जब ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं तो हमारा जो नेट प्रॉफिट होता है वो रिड्यूस हो जाता है। बट क्या डेप्रिसिएशन के नाम से कहीं आपने पेमेंट करी है? कोई आउटफ्लो हुआ है? कहीं नहीं हुआ। कैसे रिकॉर्ड कर लिया भाई? डिसअलाउड है वो। डेप्रिसिएशन इज द पार्ट ऑफ प्रॉफिट, दैट्स व्हाई इट शुड बी एडेड बैक। अगर आप फॉर्मेट देखिए, जो पहला एलिमेंट मैंने लिया है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे मैं अभी डिस्कस करूंगी। जो मैंने पहला एलिमेंट लिया है, डेप्रिसिएशन लिया, उसे मैंने ऐड बैक किया। क्यों ऐड बैक किया? एक्चुअली फॉर्मेट ये कुछ बच्चे क्या करते हैं, एड लेस को लर्न कर लेते हैं और सोचते हैं कि क्वेश्चन हो जाएगा। आई एम 200% श्योर, 1000% श्योर, कितना भी रट लो, इस फॉर्मेट को रट नहीं सकते। हर एडिशन और हर सब्ट्रैक्शन के पीछे लॉजिक है, जो मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। ठीक है जी, तो चलो पहले लेते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स।
ठीक है। उसका जो हमें वर्किंग करनी है वो पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के सबसे लास्ट में करनी है। तो हम बच्चों को ये कहते हैं, जो आपकी बोर्ड की शीट होती है जहां से आप कैश फ्लो स्टार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट एंड सेकंड पेज छोड़ के थर्ड पेज पे पहले आप नोट्स टू अकाउंट्स बना ले, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कर लें, क्योंकि ये बॉटम ऑफ द कैश फ्लो करना होता है। अगर आपकी जो नोटबुक, जो भी आपकी शीट होगी, बोर्ड की जो शीट होती है, 2 पेज में आपका आ जाता है कैश फ्लो, थर्ड पेज पे ये वर्किंग कीजिएगा। ठीक है। करना क्या है, सबसे पहला काम क्या करना है, हमें आना है नेट प्रॉफिट ऑफ द करंट ईयर। ठीक है। करंट ईयर का नेट प्रॉफिट लेना है। हमेशा हमें बैलेंस शीट गिवन होगी और बैलेंस शीट में 2 इयर्स का प्रॉफिट गिवन होगा, क्योंकि बैलेंस शीट में हमारा प्रीवियस ईयर और करंट ईयर का प्रॉफिट दोनों गिवन होंगे आपके पास। तो दोनों का आपको लेना है डिफरेंस, यानी करंट में से प्रीवियस माइनस करके जो भी वैल्यू आएगी वो आपको आउटर में पुट करनी है, नेट प्रॉफिट ऑफ द करंट ईयर आफ्टर एप्रोप्रिएशन, यानी करंट माइनस प्रीवियस करके जो प्रॉफिट आएगा वो पुट करना है। उसके बाद हमारी कुछ एडिशन की आइटम्स गिवन है, जैसे फर्स्ट दिया हुआ ट्रांसफर टू रिजर्व, सेकंड दिया प्रपोज डिविडेंड, थर्ड दिया इंटरिम डिविडेंड और फोर्थ दिया है प्रोविजन फॉर टैक्स। चारों आइटम समझने वाली है, ये सिर्फ नोट्स हैं, लेकिन सबसे पहले ये जो हमारा कैश फ्लो का क्वेश्चन शुरू होगा वो इससे होगा। यही गलत हो गया तो कैश फ्लो की जो स्टार्टिंग हो गई वही गलत हो गई आपकी, समझ लो। अब आप पहला ही स्टेप गलत कर रहे हो, टीचर आगे क्वेश्चन देखेगी क्या, और ये 6 मार्कर कंफर्म आना है, दैट विल बी द लास्ट क्वेश्चन। 6 मार्कर, 6 मार्कर तो आना ही आना है, इसके साथ साथ 1 मार्कर और 3 मार्कर भी एक क्वेश्चन आना है। ठीक है। चलिए जी, अब ट्रांसफर टू रिजर्व, आपके पास बैलेंस शीट गिवन होगी, 2 इयर्स का डेटा गिवन होगा, 2 इयर्स का ट्रांसफर टू रिजर्व गिवन होगा, दोनों के बीच का डिफरेंस लेंगे, वो यहां ऐड करेंगे। अब ऐड क्यों किया, उसका रीजन सुनिए। हमारा जितना भी रिजर्व्स होते हैं वो सारे आउट ऑफ प्रॉफिट ही क्रिएट होते हैं, पार्ट ऑफ द प्रॉफिट है। टू रीच एट द एक्चुअल पोजीशन ऑफ प्रॉफिट वी आर जस्ट एडिंग whatever amount has been transferred to general reserve in the net profit, so that we can reach at the actual position of profit and we can get actual cash flow from the operating activity. That's why that transfer to reserve should be added, because that is the part of the profit. अच्छा, उसके बाद दिया हुआ है प्रपोज डिविडेंड ऑफ द प्रीवियस ईयर, इसकी नेचर समझनी जरूरी है। अब प्रपोज डिविडेंड की आपने पेमेंट की, प्रपोज डिविडेंड की एक नेचर होती है, ये ध्यान रखिएगा। प्रपोज डिविडेंड हमारे पास 2 इयर्स का डेटा होगा, करंट ईयर के प्रपोज डिविडेंड का पूरे कैश फ्लो में कोई ट्रीटमेंट नहीं देना है। रीजन बिहाइंड, प्रपोज डिविडेंड हमेशा इस साल अगर प्रपोजल आया है नेक्स्ट ईयर ये पे होता है, यानी अगर इस साल हम कोई प्रपोज डिविडेंड पे कर रहे हैं तो वो हम प्रीवियस ईयर का पे करते हैं। जो इस साल का प्रपोज डिविडेंड होगा वो नेक्स्ट ईयर पे होगा, तो वो नेक्स्ट ईयर के कैश फ्लो में शो होगा। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखें, प्रपोज डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर हमने वापस ऐड किया। क्यों ऐड किया, हमने जब स्टेटमेंट P&L बनाई होगी, हमने अगर कोई डिविडेंड पे किया है तो वहां से माइनस करके प्रॉफिट को कर दिया रिड्यूस, यहां मैंने ऐड बैक कर दिया। अब आप कहेंगे पेमेंट तो हुई है, हाँ हुई है, ये पेमेंट हम दिखाएंगे प्रपोज डिविडेंड ऑफ द प्रीवियस ईयर की, लेकिन ये जो प्रपोज डिविडेंड हम पे कर रहे हैं दिस इज ऑफ फाइनेंशियल नेचर ट्रांजैक्शन। जब बिजनेस को हम फाइनेंस कर रहे थे, हमने इक्विटी शेयर से अपने बिजनेस को फाइनेंस किया, दिस इज द फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं है, दैट्स वाई इसको हमने प्रपोज डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर, ध्यान रखना दोनों साल का गिवन होगा, प्रीवियस ईयर का वापस ऐड बैक करना है, क्योंकि हमने प्रीवियस ईयर का ही पे किया होगा और जिससे हमारा नेट प्रॉफिट, जिससे हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया है, वो रिड्यूस हो रखा है, तो वापस ऐड बैक कर देंगे टू रीच एट द एक्चुअल पोजीशन ऑफ प्रॉफिट। अच्छा, अब दूसरा डिविडेंड दिया हुआ है इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड जिस साल एक्रूड होता है उसी साल पे हो जाता है, यानी इस साल का इंटरिम डिविडेंड इस साल पे होगा, नेक्स्ट ईयर का नेक्स्ट ईयर होगा, प्रीवियस ईयर का प्रीवियस ईयर पे हो चुका होगा। प्रपोज डिविडेंड की नेचर डिफरेंट है, तो इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, जो इस साल इंटरिम डिविडेंड पे किया है वो भी एड बैक किया है, क्योंकि ये जो दोनों पेमेंट है प्रपोज डिविडेंड की और इंटरिम डिविडेंड की, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारा रॉन्ग हो जाएगा, इसीलिए हमने दोनों एलिमेंट किए प्लस। ठीक है जी। उसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द करंट ईयर, आपने इस साल प्रोविजन बनाया टैक्स का, ठीक है जी, पे किया नहीं किया, प्रोविजन सिर्फ हम क्रिएट करते हैं, उसकी पेमेंट नहीं करते। हाँ, अगर क्वेश्चन में कुछ पेमेंट आएगी तो करेंगे, पूरी ऑपरेटिंग बनाने के बाद जो टैक्स पेमेंट हमें करनी है वो हम करेंगे, वहां करेंगे। यहाँ अगर हमने कोई भी प्रोविजन क्रिएट किया हुआ है तो उसे एड बैक किया टू रीच एट द एक्चुअल पोजीशन ऑफ प्रॉफिट।
ठीक है जी। इसके बाद हमारे को जो एक ही लेस की आइटम है, लेस रिफंड ऑफ टैक्स। अगर आपका कोई रिफंड आ गया टैक्स से तो वो आपका लेस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका भी ट्रीटमेंट यहां नहीं देना है, ऑपरेटिंग पूरा कंप्लीट करने के बाद देना है। अब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो हमारी वैल्यू कैलकुलेट हुई, इससे हमारा कैश फ्लो होगा स्टार्ट। ये एक वैल्यू है। अब बच्चों की यही वैल्यू गलत हो जाती है, आगे तक सारा कैश फ्लो गलत हो जाता है। ये नेचर समझाइए, पहला काम ये है, लेकिन ये सबसे पहले इससे क्वेश्चन स्टार्ट नहीं होना है। मैंने पहले ही बता दिया कि कैसे आपको क्वेश्चन स्टार्ट करना है। ये तो हमारा डिस्कशन हुआ कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के ऊपर, ठीक है जी। अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना कैश फ्लो। ये जो वैल्यू आई, इससे हमारा होगा कैश फ्लो स्टार्ट। पहली आइटम आप अगर कैश फ्लो के फॉर्मेट में देखेंगे तो 2 टाइम्स ऐड है और 2 टाइम्स लेस है। 1 टाइम ऐड 1 टाइम लेस तो हमारा वर्किंग नोट में हो जाएगा। ऑपरेटिंग के लिए हमारे को 3 बार प्लस करनी है आइटम, 3 बार माइनस करनी है आइटम, लेकिन एज पर द नेचर करनी है। एक तो वर्किंग नोट में प्लस माइनस खत्म हो गया, दूसरा हमारे कैश फ्लो के फॉर्मेट में 2 बार प्लस 2 बार माइनस आना है। नेचर को समझना है, उस हिसाब से ट्रांजेक्शन डालनी है। तो देखिए जी, हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमने कैलकुलेट कर लिया वर्किंग नोट से। पहली एडजस्टमेंट होती है एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। इसमें ऐड और माइनस दिया हुआ है। देखिए जी, जब आपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाया तो उसके अंदर कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन होंगी जो फाइनेंसिंग नेचर की होंगी, उसके अंदर कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन होंगी जो इन्वेस्टिंग नेचर की होंगी, वो डिसअलाउड है। अगर आपने किसी भी तरीके के नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डाल के अपने प्रॉफिट को रिड्यूस कर रखा है, तो वो सारे नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को वापस ऐड बैक करेंगे टू रीच एट द एक्चुअल पोजीशन ऑफ प्रॉफिट। जो फर्स्ट ऐड है वो ये है, जो फर्स्ट एडिशन आइटम्स हैं वो ये है। पहले मैं इस पे डिस्कस कर लेती हूँ, एक एक आइटम को डिस्कस करूंगी सो दैट यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। समझना जरूरी है, आराम से देना इस वीडियो को टाइम। पहली चीज है डेप्रिसिएशन। कहीं कोई पेमेंट नहीं कर रहे, दिखा दिया हमने, प्रॉफिट को रिड्यूस कर दिया, वापस एड बैक कर रहे हैं टू रीच एट द एक्चुअल पोजीशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है जी, चाहे डेप्रिसिएशन हो चाहे एमोर्टाइजेशन हो। डेप्रिसिएशन आपका फिक्स एसेट्स पे लगता है, एमोर्टाइजेशन आपका इंटेंजिबल एसेट्स पे लगता है। गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, सॉफ्टवेयर, ऑल दीज आर इंटेंजिबल एसेट्स, दोनों में सेम ट्रीटमेंट देना है। नेक्स्ट इज प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस या डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स राइट ऑफ। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस पहली बात तो बिजनेस के इनकॉर्पोरेट होने से पहले के हैं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। प्रॉफिट हमने रिड्यूस कर दिया, उसकी वजह से हमने वापस एड बैक कर दिया। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स राइट ऑफ। डिस्काउंट अगर आप दे रहे हो डिवेंचर इशू करने पे, डिवेंचर इशू की एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी है भाई साहब। फाइनेंसिंग एक्टिविटी के लिए करना क्या है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी रिलेटेड ट्रांजैक्शन कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगी, ऑपरेटिंग में दिखाकर ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्यों डेविएट कर रहे हो, इसलिए एड बैक कर दिया। गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क को एमोर्टाइज, वही जो मैंने ऊपर बताया कि अगर आपकी इंटेंजिबल एसेट एमोर्टाइज होती हैं तो भी आपको उस वैल्यू से अपने प्रॉफिट को एड बैक करना है, क्योंकि आपने जो गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, एमोर्टाइज या डेप्रिसिएशन एक ही बात है, अपने प्रॉफिट को रिड्यूस कर दिया, हमने वापस एड बैक कर दिया टू रीच एट द एक्चुअल पोजीशन ऑफ प्रॉफिट। इसके बाद नेक्स्ट आइटम इंटरेस्ट पेड ऑन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, ठीक है जी, स्टेटमेंट P&L निकालते हैं, वहां प्रोविजन है, हम इंटरेस्ट पेमेंट दिखाते हैं, लेकिन इंटरेस्ट किस चीज पे हुआ है, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। बोरोइंग्स की थी आपने, चाहे वो शॉर्ट टर्म थी चाहे लॉन्ग टर्म थी, फाइनेंसिंग नेचर की थी ना, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में दिखाएंगे ये इंटरेस्ट पेमेंट, वहां आप दिखाओगे, अभी मैं बताऊंगी उसको दिखाना। यहां एड बैक किया, क्यों एड बैक किया, क्योंकि ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है, जिससे कि हम एक्चुअल पोजीशन ऑफ प्रॉफिट पे आ जाए, इसलिए मैंने इसे एड बैक किया। इसके बाद इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट कैश क्रेडिट। आपने बैंक से ओडी ले रखा था, उस पर इंटरेस्ट पे किया। बैंक से ओडी क्यों लिया, बिजनेस को फाइनेंस करने के लिए लिया। बिजनेस को फाइनेंस करने के लिए लिया तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट हुआ, ऑपरेटिंग का तो हुआ नहीं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए वापस एड बैक कर दिया उस इंटरेस्ट के अमाउंट से। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। आपने एक एसेट थी आपके पास जिसको आपने सेल किया। पहली बात, कोई भी एसेट होती है उसको अगर आप सेल करते हो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है। मेरी कोर बिजनेस एक्टिविटी तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की है, मेरे पास कुछ और एसेट्स हैं, उनको मैंने सेल किया, उस पे मुझे लॉस हुआ, उससे मैंने अपने प्रॉफिट को कम कर रखा है, उस लॉस को मैंने वापस एड बैक कर दिया टू रीच एट द एक्चुअल पोजीशन ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये लॉस दिखाऊंगी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दिखाऊंगी। इसके बाद इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। मैंने अपना प्रोविजन इंक्रीज कर दिया डाउटफुल डेट्स का, कहीं पेमेंट की थी क्या प्रोविजन के नाम की, इंक्रीज ऐसे ही कर दिया, पार्ट ऑफ द प्रॉफिट है, एड बैक कीजिएगा।
ये सारी आइटम्स होनी है ऐड, ये थी नेचर। अब आपको लेस क्या क्या करना है, इंटरेस्ट इनकम। इफ यू आर जनरेटिंग एनी काइंड ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम योर इन्वेस्टमेंट, ऑब्वियसली आपने कहीं डिवेंचर किसी कंपनी के लिए है, वो इन्वेस्टमेंट है आपकी, आपको उस पर इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है, या आपने किसी को लोन दिया हुआ है उस पर आपको इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है, पार्ट ऑफ द इनकम ऑफ द बिजनेस है बट ऑपरेटिंग इनकम नहीं है, दैट्स व्हाई इट शुड बी डिडक्टेड टू रीच एट द एक्चुअल पोजीशन ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इसके अलावा डिविडेंड इनकम, डिविडेंड कब मिलता है, जब हम किसी और कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, वो जो हमने इन्वेस्टमेंट की है उस इन्वेस्टमेंट से जो हमें डिविडेंड जनरेट हुआ, पार्ट ऑफ द फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग इनकम नहीं है, इसलिए मैंने डिडक्ट किया। किसी भी हाउस प्रॉपर्टी से या बिल्डिंग से मुझे रेंट आ रहा है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है, ऑपरेटिंग का नहीं है, इसलिए मैंने ये डिडक्ट किया, क्योंकि ये सब चीजें स्टेटमेंट भी एंडल में एडिट होंगी, और ये जो जिससे हमने नेट प्रॉफिट से क्वेश्चन स्टार्ट किया इसमें ऑलरेडी एडिट है, इसलिए हम डिडक्ट कर रहे हैं टू रीच एट द एक्चुअल पोजीशन ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट। नेक्स्ट इज गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। आपने एक फिक्स एसेट सेल की, उससे आपको हो रहा है गेन, उस प्रॉफिट को भी हम डिडक्ट करेंगे, क्योंकि हम इस गेन को ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नहीं दिखा सकते, क्योंकि ये इन्वेस्टिंग नेचर की एक्टिविटी है। डिक्रीज इन द प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट, ऊपर इंक्रीज प्लस किया है तो डिक्रीज ऑब्वियसली माइनस होगा, तो ये आपके कैश फ्लो के फर्स्ट ऐड और फर्स्ट सब्ट्रैक्ट है, और इससे जो ये ऐड प्लस करने के बाद जो वैल्यू आएगी दैट इज टर्म्ड एज ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ये डिनोशन आपको जरूर देनी है, वर्किंग कैपिटल चेंजेस। वर्किंग कैपिटल में क्या क्या चीजें आती हैं, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी। आधा कैश फ्लो का ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो गया, समझोगे कैश फ्लो एक ही बारी में ठीक कर लोगे, आई कैन गारंटी यू। यहाँ पे रिटेन करनी है सारी ट्रांजेक्शन्स की नेचर। अच्छा जी, अब छोटी सी चीज है, कुछ चीजें ऐड हो रही है, कुछ चीजें माइनस हो रही है, समझना ध्यान से, समझ आ जाएगा। ये वाला जो नीचे वाला पार्ट है बच्चे गलत नहीं करते, ध्यान रखना, स्टेप मार्किंग होती है। सारा ऐसा नहीं कि पूरा स्टार्टिंग से गलत होता चल रहा है, कहीं नंबर नहीं देंगे, दे देंगे टीचर्स। चलिए जी, डिक्रीज इन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में हम ले लेते हैं आपके ट्रेड रिसीवेबल्स या डेटर्स। पहले आपके ट्रेड रिसीवेबल 50,000 रुपए के थे ओपनिंग, यानी 2 साल का डेटा गिवन होता है बैलेंस शीट में, प्रीवियस ईयर का डेटा ओपनिंग और क्लोजिंग, आपके पास 2 साल का डेटा है, ठीक है। पहले आपके मान लीजिए 10,000 रुपए के डेटर्स थे, अब आपके रह गए 6,000 रुपए के, तो आपके डिक्रीज इन करंट एसेट्स हो गई, यानी कि आपको पैसा आया होगा, आपकी करंट एसेट डिक्रीज हो रही है, यानी इनफ्लो हुआ होगा, यू आर एबल टू जनरेट इनकम, दैट इज एन इनफ्लो, इसीलिए ये ऐड हुआ। डिक्रीज इन करंट एसेट क्यों ऐड हुआ, पहले आपके डेटर 40 के थे, अब आपके फॉर एग्जांपल 30 के रह गए, यानी 10,000 रुपए का इनफ्लो हुआ होगा, पैसा आया होगा, तभी तो डेटर्स डिक्रीज हो गए, इसलिए ये प्लस हुआ, ठीक है। अच्छा, डिक्रीज इन करंट एसेट प्लस किया, अब इसी में ही हम इंक्रीज इन करंट एसेट पे बात कर लेते हैं, साथ साथ लेस की आइटम, एक याद कर लोगे 4 हो जाएंगे। इंक्रीज इन करंट एसेट, एसेट बढ़ गए, यानी डेटर्स पहले 10 के थे, अब 40 के हो गए, 30,000 रुपए के डेटर्स बढ़ गए, यानी कि कैश नहीं आया, कैश रिसीव नहीं हुआ, दैट इज ऑल्सो कंसिडर एज डिक्रीज इन एसेट, सॉरी इंक्रीज इन करंट एसेट। वो जो यहाँ पर करंट एसेट और करंट लायबिलिटी होती है ना, एक बात ध्यान रखिए, कैश नहीं होता, ना ही कैश इन हैंड होता, ना ही कैश एट बैंक होता, और ना ही मार्केटेबल सिक्योरिटी कंसीडर होती है, वो सबसे लास्ट में कंसीडर होती है। यहां पर जितनी भी करंट एसेट्स कंसीडर होंगी, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक और मार्केटेबल सिक्योरिटीज को छोड़ के इन्वेंट्री, डेटर्स, ट्रेड रिसीवेबल्स, प्रीपेड, ये सब कंसीडर हो गए, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। अब डिक्रीज इन करंट एसेट्स अगर ऐड हुआ है तो इंक्रीज इन करंट एसेट माइनस होगा। अच्छा जी, अब ऐड में एक और चीज है, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या होगी, ट्रेड पेबल, पहले 10,000 थी, अब आपकी लायबिलिटी बढ़ गई। अब लायबिलिटी अगर आपकी इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब क्या है, आपको ज्यादा पेमेंट करना पड़ रहा है। अब अभी आप पेमेंट तो नहीं कर रहे हो, लायबिलिटी तो अब आपकी इंक्रीज हो रही है, आपके ऊपर ये बर्डन बढ़ रहा है, तो ये आपका ऐड होगा। और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, डिक्रीज हो गई यानी आपने पेमेंट कर दी है। डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी पहले 40 थी, अब 20 ही रह गई, यानी 20 की आप पेमेंट कर चुके हो, दैट इज एन आउटफ्लो, दैट्स व्हाई मैं उसको डिडक्ट कर रही हूँ। बच्चों को मैं क्या बोलती हूँ कि आप एक याद कर लो, डिक्रीज इन करंट एसेट्स, डिक्रीज इन करंट एसेट्स ऐड हुई ना, तो इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी माइनस होगी, ठीक है। उसी तरीके से बाकी दोनों आइटम को भी आप
इस वाले उसमें डाल लो फॉर्मेट में, तो ये गलत नहीं होता, ये बच्चों का मोस्टली गलत नहीं होता। इससे जो वैल्यू निकल के आएगी, ये ऐड और ये माइनस करने के बाद कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, यानी हमारे बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना कैश जनरेट हो रहा है। जरूरी नहीं जनरेट हो, आउटफ्लो भी हो सकता है, नेगेटिव वैल्यू भी आ सकती है, पॉजिटिव वैल्यू भी आ सकती है। अब यहां पर हम इनकम टैक्स पेड, अगर हमारे क्वेश्चन में इनकम टैक्स पेड गिवन है तो वो हम यहां पर पे करेंगे। कैसे पे करेंगे, कुछ क्वेश्चन में ट्रांजैक्शंस दूंगी, कभी कभी इनकम टैक्स पेड गिवन नहीं होता, तो उसकी मैं चीजें मैं आगे ये पूरा प्रोविजन फॉर टैक्स के ऊपर डिस्कस करूंगी। ये अलग मुझे एक वीडियो बनानी पड़ेगी, वो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। अभी मैं सिर्फ क्योंकि फॉर्मेट एक्सप्लेन कर रही हूँ तो इतनी सी आइटम ले रही हूँ। इनकम टैक्स पेड यहाँ पर माइनस करेंगे। ये सारी ट्रांजेक्शन करने के बाद जो आपके पास आइटम आएगी दैट इज टर्म्ड एज नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दैट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, या नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। यूज्ड आइटम तब लिखेंगे जब आपकी नेगेटिव वैल्यू होगी। ये तो हुआ आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट जिसे आपने करना है। इसके बाद आपका आएगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में बेसिकली चीजें क्या आती है, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ठीक है। ये सारी एसेट्स अगर आप परचेज कर रहे हो, पैसा तो जा रहा है ना, एसेट आ रही है, तो अगर आप ये सारी एसेट्स परचेज करते हैं दैट इज एन आउटफ्लो, माइनस में आएंगे। कोई भी एसेट परचेज करते हो, कोई भी एसेट, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फिक्स एसेट्स की बात हो रही है यहाँ पे, फिक्स, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल जहां पर आएगी, ठीक है जी। एक एक्सेप्शनल केस है, गुडविल की परचेज हो रही है तो यहां आएगी, और गुडविल अगर एमोर्टाइज हो रही है, डिक्रीज हो रही है तो ऊपर ऑपरेटिंग में जाएगी। वो अकेला आइटम है और उसमें आपके वाइवा में अलग से पूछा जाता है कौन सी एक ऐसी आइटम है जो इन्वेस्टिंग में भी जाती है और ऑपरेटिंग में भी जाती है, तो वो गुडविल है भाई। एमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल है, एमोर्टाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट है, तो यहां भी जाएगा और वहां भी जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, अब आप अगर कोई टेंजिबल एसेट्स या इंटेंजिबल एसेट्स को सेल करते हैं तो दैट इज एन इनफ्लो, क्योंकि सेल करते हैं, पैसा आपके पास आ रहा है, प्लस में आएगा। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बड़ा ही इजी है, लेकिन हाँ इसमें कभी कभी हमें एसेट अकाउंट और डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है टू गेट द वैल्यू ऑफ परचेज एंड सेल। आनी यहाँ पे परचेज एंड सेल की ही वैल्यू है, लेकिन उसके लिए कभी कभी लेजर भी मेंटेन करने पड़ते हैं। मैं अपनी फर्दर वीडियोस में वो लेजर मेंटेनेंस भी सिखाऊंगी। ये हुआ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो इसमें भी प्लस माइनस दोनों में से कोई भी वैल्यू हो सकती है, पॉजिटिव वैल्यू भी आ सकती है और नेगेटिव वैल्यू भी आ सकती है। अब जो नेक्स्ट होता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग में क्या होगा, बिजनेस फाइनेंस कर रहे हो, आप शेयर्स इशू कर सकते हो, विद प्रीमियम भी इशू कर सकते हो, ठीक है जी। शेयर्स इशू कर रहे हो, इनफ्लो हो रहा है प्लस, शेयर्स रिडीम कर रहे हो, आउटफ्लो हो रहा है माइनस, विद प्रीमियम कर रहे हो या कैसे रिडेम्पशन कर रहे हो, जितने की भी पेमेंट कर रहे हो बिजनेस में से आउटफ्लो, ठीक है जी। डिबेंचर्स इशू कर रहे हो, पैसा आ रहा है, इनफ्लो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। डिबेंचर्स रिडीम कर रहे हो, आउटफ्लो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में देखना है, आपको नेचर देखनी है कि विद प्रीमियम तो नहीं हो रहे हैं, दैट थिंग्स यू हैव टू चेक कि पैसा कितना आ रहा है और कितना जा रहा है, दैट मैटर्स। इसके अलावा अगर आप लोन ले रहे हो, इनफ्लो प्लस, लोन की रीपेमेंट कर रहे हो अलॉन्ग विद इंटरेस्ट माइनस, ये है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी और भी इजी होती है बच्चों की, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग ठीक हो जाती है, ऑपरेटिंग थोड़ा सा बड़ा है, वहां थोड़ा थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, बट स्टार्टिंग होती है ना उसकी। ऐसा तो है नहीं कि पहले आप फाइनेंसिंग बना लेंगे और इन्वेस्टिंग बना लेंगे, फॉर्मेट से चलेंगे, तो गलत कहीं पे भी नहीं करना है, ठीक है जी। ये हुआ फाइनेंसिंग, और फाइनेंसिंग से भी आप निकाल लेंगे, ठीक है जी। प्लस माइनस देखना है कहां से बिजनेस फाइनेंस हो रहा है, कौन से सोर्सेज है, शेयर्स इशू किए, डिबेंचर्स इशू किए, टर्म लोन लिया, जहां से भी आपको पैसा आ रहा है प्लस, जहां पैसा जा रहा है वो माइनस। हाँ, अगर आप डिविडेंड पे कर रहे हो तो आपको डिविडेंड, अगर आप पे कर रहे हो तो डिविडेंड पे करने के लिए आपको प्रपोज डिविडेंड वाला सिचुएशन देखना है। प्रपोज डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर यही पेमेंट करनी है, इंटरिम डिविडेंड ऑफ करंट ईयर यही पेमेंट करनी है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी का आ गया। इसके बाद आपको क्या करना है, तीनों को ऐड करके जो वैल्यू आएगी वो ले ली, प्लस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, यानी ओपनिंग कैश बैलेंस। कैश बैलेंस में क्या क्या आएंगे आपकी चीजें, कैश इन हैंड, कैश एंड बैंक एंड मार्केटेबल सिक्योरिटी, तीनों का सम,
ठीक है। ओपनिंग बैलेंस प्लस करेंगे और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ द ईयर जो ये वैल्यू निकल के आएगी, ये आपकी बैलेंस शीट में एक गिवन है। किस चीज की वैल्यू है ये? कैश इन हैंड, कैश एट बैंक एंड मार्केटेबल सिक्योरिटी, तीनों का सम, लेकिन क्लोजिंग वाला यानी करंट ईयर वैल्यू। तो अगर आपका ये लास्ट में टैली हो जाता है तो दैट इज क्लियर कि हमारा पूरा कैश फ्लो करेक्ट हुआ है, क्योंकि ये वैल्यू तो आपकी बैलेंस शीट में गिवन है ना। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड, कैश एट बैंक एंड मार्केटेबल सिक्योरिटी, तीनों का सम लेके हमारा आंसर टैली हो जाता है। दिस इज द होल फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। इस वीडियो को 3 से 4 बार सुनोगे, यहां बैठ जाएंगी, ट्रांजैक्शन के नेचर को समझो और इसके बाद प्रैक्टिस करो और मुझे बताना जरूर अगर